चलो बच्चों, आज जो है हम ऐसा टॉपिक उठाए हैं जो क्लास 9th और 10th में, खास करके बोर्ड एग्ज़ाम में, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये पूछा ही जाता है। आपको इसके 1 नंबर मिलेंगे और ये आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि वास्तव में करना क्या है। ये चीज़ आपको आना ही चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं आता है तो ना तो आप ट्रांसलेशन कर पाओगे, ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जान पाओगे, ना तो पैसिव जान पाओगे, यानी कि ग्रामेटिकली आप बहुत कमज़ोर रहोगे, तो किसी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं लिख पाओगे। तो ये जो लेसन है, इस लेसन का क्या नाम है अभी मैं बता रहा हूँ। उसके पहले आप जानो कि ये क्लास 9th और 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा रीअरेंज माने होता है व्यवस्था करना, बनाना। अरेंज मीन्स व्यवस्था करना या बनाना होता है। तो रीअरेंज व्यवस्थित करना, पुनर्व्यवस्थित करना। द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित वर्ड माने शब्द, क्लस्टर्स माने झुंड, यानी कि रीअरेंज करना है, यानी कि फिर से व्यवस्थित करना है। फॉलोइंग वर्ड्स निम्नलिखित शब्द क्लस्टर को, यानी कि निम्नलिखित शब्द समूहों को कैसे व्यवस्थित करना है। टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ताकि उनका एक जो सेंटेंस बने वो मीनिंगफुल बन सके, अर्थपूर्ण बन सके। या तो ऐसे लिखा रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, या तो ये लिखा रहेगा फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेज। फ्रेम मतलब होता है सजाना, करेक्ट माने सही, सेंटेंसेज माने वाक्यों को, सही से वाक्यों को सजाना है। कैसे? बाय रीऑर्डरिंग। रीऑर्डर मतलब होता है क्रम में करके, यानी कि पुनर्व्यवस्थित करके। इन द वर्ड, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित जो रहेंगे उस शब्दों को आपको सेंटेंस बनाना है। कैसे? रीऑर्डर करके। अब देखो यहाँ जो है कॉलन का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ भी कॉलन का चिन्ह लगा। कॉलन का चिन्ह का मतलब होता है कि अभी अधूरा है, इसके आगे कुछ बात कहनी है। तो एक सेंटेंस मिला है हमको, दरअसल ये सेंटेंस नहीं है जो मिला है। यहाँ आप देखोगे बीच में ऐसे लाइनिंग है, तो ये सेंटेंस नहीं है, वर्ड्स हैं। 1 वर्ड्स, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड। अब इन सारे वर्डों को ये वर्ड क्लस्टर कहे जाएंगे, यानी कि शब्दों का समूह कहा जाएगा। इन शब्दों के समूह को देखा जाए तो फुटबॉल पहले है, प्ले पर फिर बाद में है, फिर नॉट है, फिर बॉयज है, फिर दीज है, फिर डू है। तो इसको क्या करना है कि सही से लगाना है, सही से सजाना है। सजाने का मतलब क्या है? पहले तो ये जानो कि अगर सेंटेंस कोई है, अगर मान लो एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव समझ रहे हो ना, अफर्मेटिव है, तो इसका सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट में खास करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर्स लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको समझना है कि कैसे क्या लगेगा। अब ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, अगर यही इंट्रोगेटिव रहा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही रहेगा। अगर WH फैमिली का कोई है, WH फैमिली मतलब जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अगर ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है तो पहले आपको WH फैमिली को लाना पड़ेगा, WH फैमिली। उसके बाद आपको लाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर WH फैमिली नहीं है तो केवल हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। उसके बाद आपको लाना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लाना पड़ेगा आपको वर्ब। वर्ब का मतलब वर्ब के जो फॉर्म होंगे, ठीक ना, वर्ब के फॉर्म, इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब। और उसके बाद आपको लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लाना पड़ेगा आपको अदर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। अब यहाँ देखो फुटबॉल दिया है, प्ले दिया है, नॉट दिया है, बॉयज़ दिया है, दीज और डू दिया है। तो यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब क्या है कि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है, या तो आपको इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा, यानी कि WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, ऐसा कोई वर्ड है नहीं
तो इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य बनने जा रहा है। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनने जा रहा है तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यही नियम है। तो सबसे पहले आप लिखोगे डू। ठीक है, डू आप लिख लिए। डू के बाद आपको खोजना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा। सब्जेक्ट इसमें देखो जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वही सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो इसमें नाउन तो फुटबॉल है लेकिन प्रोनाउन नहीं है, और नाउन बॉयज भी है। जब दो नाउन मिलेंगे हमको तो हम कैसे जानेंगे सब्जेक्ट कौन हो सकता है। तो सब्जेक्ट को जानो कि आप सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हो। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है जो कार्य को कर सकता है। अब फुटबॉल तो काम करेगा नहीं, हाँ विषम परिस्थिति में काम कर सकता है, लेकिन बच्चे ही काम कर सकते हैं। जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, ये काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब सब्जेक्ट बॉयज़ होगा। लेकिन एक बार हमको थोड़ा दीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि ये बच्चे हैं कि वो बच्चे हैं कि कौन बच्चे हैं। यानी कि जो लड़के हैं ये दीज का प्रयोग हम बॉयज़ से पहले करेंगे। क्यों करेंगे? दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो होता है एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ नाउन के पहले लगेगा तो एडजेक्टिव होगा। तो हमें लिख लेना है दीज बॉयज़, डू दीज बॉयज़, डू दीज बॉयज़। अब देखो आपने क्या लिख लिया, WH फैमिली तो था नहीं, हेल्पिंग वर्ब था, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिख लिया डू। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख लिया दीज बॉयज़। अब मेन वर्ब इसमें ढूंढो कहाँ है। देखो फुटबॉल तो मेन वर्ब है नहीं, ये तो नाउन है। प्ले माने खेलना, हाँ प्ले होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो हमको यहाँ प्ले लिखना है। प्ले क्यों? डू के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप करेक्ट फ्रेम सेंटेंसेज बनाने जा रहे हो, चाहे रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स बनाने जा रहे हो, तो इसके पहले आपको टेंस आना चाहिए, और जो मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है वो भी आना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है, आप पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं जान रहे हो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं जान रहे हो, मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं जान रहे हो, तो ये मुश्किल होगा आपके लिए करना। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट मिला डू दीज बॉयज़, प्ले। अब देखो एक चीज़ और था, यहाँ नॉट था। तो नॉट का मतलब है कि डू के साथ नॉट लगना चाहिए, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, लेकिन नॉट जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी कि नॉट यहीं होना चाहिए। ठीक ना। तो इस सिस्टम को समझो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है तो उसका जो सीक्वेंस होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले WH फैमिली। अगर WH नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है। कौन? अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव रहता है तो, और उसके बाद फिर मेन वर्ब रहता है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर रहता है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो एडवर्ब आ गया तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन आप सीखो, क्योंकि देखो सीखना हमारा काम है, हम सीखेंगे तभी बेहतर बन पाएंगे। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, यानी कि डू। ठीक है। और सब्जेक्ट हमको मिला बॉयज़ और दीज, यानी कि ये लड़के, तो हो जाएगा डू दीज बॉयज़। देखो अगर आपको कठिन लग रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सीखना है। तो सीखना है तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा। अब देखो डू हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, देखो क्योंकि नॉट भी है और डू भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे, नॉट यहाँ लगा देंगे। अब नॉट आपका लग गया, यहाँ पर आ गए। अब आपको लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, प्ले, तो हमने लगा दिया प्ले। अब देखो बचा क्या, फुटबॉल बचा है केवल, तो हम लिख देंगे फुटबॉल, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट, फुटबॉल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर से समझो थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 शब्द वहाँ है, 1 2 3 4 5 6 शब्द यहाँ है।
चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं सही है। क्वेश्चन मार्क है इसलिए हमने डू लगा दिया है, नॉट है इसलिए सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया है, और फिर नॉट के बाद वर्ब लगा दिया है, और फिर जो है ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं तो देखो, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो या कोचिंग में पढ़ते हो तो आप वहाँ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हो, यहाँ आप ध्यान दो। और क्योंकि आप अकेले हो इस समय, तो जब अकेले हो तो इसको कई बार देखो। एक बार समझ में नहीं आता है तो एक बार और देखो, नहीं आता है तो एक बार और देखो। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो उस चीज़ को आप लिख करके मेरे पास भेजो, कमेंट करो, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो सॉल्व किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है ए साइकिल he sees on the road। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ये चिन्ह भी हमको ध्यान से देखना है कि चिन्ह कौन सा है। ठीक है, ये चिन्ह देखना है, ये चिन्ह कौन सा है, फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप होने का मतलब क्या है कि इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं ले जाना है। ठीक है, तो अब देखो इसका जब हम बनाएंगे, एक करेक्ट फ्रेम सेंटेंस कर रहे हैं। अब इसमें सोचो कि कौन कौन सब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको पता होगा तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। अब नाउन का मतलब एक साइकिल भी नाउन है यहाँ पर, और ही भी प्रोनाउन है, और रोड भी नाउन है। लेकिन देखो, जब कई नाउन हो और एक प्रोनाउन हो और वो भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो, तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का मतलब है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अगर ये सब हैं तो ये 100% सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमको ही लिखना है यहाँ पर, ही। और जब किसी भी सेंटेंस को आप लिखोगे तो जो पहला अक्षर लिखोगे, पहला लेटर एक कैपिटल लेटर में लिखोगे। ठीक है, अब ही तो हो गया। ही के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। आप देखो, ए साइकिल, ही सी ऑन द रोड, कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको मेन वर्ब ढूंढना है। देखो, ए तो मेन वर्ब है नहीं, साइकिल भी नाउन है, ही प्रोनाउन है, सी मतलब देखना ये मेन वर्ब है, ऑन पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, रोड नाउन है। तो केवल यही तो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा, मेन वर्ब दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को कर देंगे ही सीज। देखो, ही मतलब वह, सीज माने देखता है। अब देखता है, अब यहाँ आप ऑब्जेक्ट ढूंढोगे। ऑब्जेक्ट में देखो, नाउन हो सकता है, रोड भी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, लेकिन आप प्रश्न करोगे क्या देखता है। ठीक है, क्या देखता है, तो आपको पता चलेगा रोड तो देखता नहीं है। ये देखता का मतलब आप इसको बोल सकते हो देख रहा है, देख रहा है। दरअसल ये स्टेटिव वर्ब है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, लेकिन समझा जाता है कॉन्टिन्यूअस में। तो वह देख रहा है। क्या देख रहा है, रोड नहीं देख रहा है। इसका मतलब ये साइकिल देख रहा है, एक साइकिल देख रहा है, ये साइकिल। और कहाँ देख रहा है, देखो क्या हो गया, उसके बाद कहाँ ऐसे कर सकते हो। तो कहाँ देख रहा है, रोड पर। तो पर का अंग्रेजी ऑन और द रोड। तो ये बिल्कुल सही है आपका। आपने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था नहीं तो आपने वर्ब लिखा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन, साइकिल नाउन है क्योंकि आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू ही सकते हो। और ये पर का अंग्रेजी हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है नाउन के हमेशा पहले होता है ना। और जो नाउन होता है नाउन के पहले हमेशा द आर्टिकल रहता है। तो जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन के पहले ए एंड द लगता है। देखो, रोड के पहले द लगा है, साइकिल के पहले ए लगा है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, वर्ब तो सी है ही, ये ऑब्जेक्ट हो गया नाउन, और ये हो गया नाउन जो अदर्स में आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो आप कमेंट में लिखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तभी तो बेहतर बनेंगे।
है ना। तो और क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। देखो एक सेंटेंस है, जैसे महेश कम्स नेवर टू लेट स्कूल और यहाँ पर है फुल स्टॉप। ध्यान देना, फुल स्टॉप जो है बड़ा मायने रखता है। अगर फुल स्टॉप है तो इसका मतलब आपको अफर्मेटिव बनाना है। अगर इंट्रोगेटिव मार्क रहता, क्वेश्चन मार्क रहता है, तो इसका मतलब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसको अफर्मेटिव बनाना। अफर्मेटिव बनाने में आप सब्जेक्ट ढूंढो। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में जो महेश है नाउन, ये भी हो सकता है और स्कूल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों नाउन हैं। लेकिन ये बताओ, स्कूल कोई काम कर सकता है क्या? तो उत्तर मिलेगा नहीं, स्कूल तो कोई काम नहीं कर सकता है। तो जब स्कूल कोई काम नहीं कर सकता है तो निश्चित रूप से महेश ही कोई काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे महेश। ठीक है, महेश के बाद जो है सब्जेक्ट आपको मिल गया। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। इसमें हेल्पिंग वर्ब का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज्ड टू, आट टू। अगर ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब है इसमें तो आप लगाओ। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर मेन वर्ब ढूंढो। देखो महेश तो निकला नाउन, कम माने होता है आना, और ये देखो अपने फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये 100% वर्ब है। तो आपको बिना सोचे समझे वर्ब लगाना है। लेकिन थोड़ा सा रुको, इसमें देखो नेवर है। तो मैं आपको बता दूं कि जब नेवर, ध्यान दो थोड़ा सा, कौन कौन से वर्ड, जैसे नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। ऑलवेज माने होता है हमेशा। ऑफेन मीन्स होता है प्रायः। स्कैर्सली मतलब होता है मुश्किल से। रेयरली माने होता है कदाचित। सेल्डम माने होता है कभी कभी या कदाचित। अगर ये सब रहते हैं तो ये एडवर्ब हैं। बात समझ रहे हैं ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब से पहले लगाए जाते हैं। अब मेन वर्ब है हमारा कम्स, तो इसके पहले नेवर आ जाएगा, यानी कि नेवर कम्स। अब देखो नेवर कम्स, ये अब क्या आता है, ये जो कम है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो एक वर्ड हमें और मिल रहा है लेट मतलब होता है देर से। तो लेट होता है, स्लोली होता है, ये स्कैर्सली भी हो सकता है, ऑफेनली भी हो सकता है। तो ये देखो जो एडवर्ब होता है ना, ये एडवर्ब ये वर्ब के बाद लगता है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उस वर्ब के पहले लगते हैं। और जब ये जो वर्ब है अगर ये इनट्रांजिटिव होता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट जो एडवर्ब लगता है वो तुरंत बाद लगता है। तो ये लग गया। तो महेश नेवर कम्स लेट। अब बचा क्या, स्कूल, और स्कूल के पहले प्रीपोजिशन लगा दो आप टू, तो हो जाएगा टू स्कूल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो फिर इसको जारी किया जाए। देखो 2 ही सेंटेंस है, तो 2 सेंटेंस का मतलब है कि बहुत टाइम हो गया। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि कैसे बनाया जाए। तो आप इसको कमेंट करके बताओ कि ये आपके लिए बेहतर रहा कि नहीं रहा। तो फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा और अच्छी तरह से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।